नमस्कार, मैं हूं भगवान प्रजापत। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज़। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उदयपुर चैनल 9 न्यूज़ की ओर से चल रहे विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर सौम्या लुथरा। इन्होंने अपने जीवन में इस मुकाम तक हासिल करने के लिए किन किन परेशानियों का सामना किया, किन कठिनाइयों से गुजरी, साथ ही कितना समय इनको लगा, इस सक्सेस स्टोरी पर हम इनसे बात करेंगे। क्योंकि इनका जो फील्ड है वो फील्ड उदयपुर शहर के लिए यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा जाना पहचाना इसलिए नहीं है कि यहाँ पर लिमिटेड इस तरह के लोग यहाँ मिलेंगे। मेट्रो सिटी में ज़रूर आर्किटेक्ट एक अपनी अलग पहचान रखते हैं, लेकिन उदयपुर शहर में पिछले एक दशक में ये बात ज़रूर हो सकती है कि बहुत ज़्यादा काम बढ़ा हो, लेकिन एक दशक पहले आर्किटेक्ट को यहाँ पर कोई नहीं जानता था। तो हम अपनी बात शुरू करें उससे पहले सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर। हाँ, आप जिस फील्ड में आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर काम करते करते करीब आपको एक दशक का समय हो चुका है। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आपने इस कोर्स को ही क्यों चुना? इट्स लॉन्ग, मतलब 13 साल पहले 2010 में जब मैंने अपनी 12th कंप्लीट की थी तो हमारे आसपास सब इंजीनियरिंग के पीछे भागते थे। सो बाकी सब की तरह हम भी इंजीनियरिंग के पीछे ही थे। बट देन मैं जैसे जैसे कोर्सेज़ के बारे में अपनी स्टडी करती गई तो मुझे पता चला कि बी आर्क करके एक कोर्स होता है, दैट इज़ बैचलर्स इन आर्किटेक्चर, जिसके बारे में हमारे उदयपुर में कोई किसी को नॉलेज नहीं थी। सो इसके बारे में मैंने पढ़ा एंड मतलब ये बहुत ही किस्मत से है कि उसी साल उदयपुर में ये कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी लेकर के आया था। सो मैं वहाँ पर गई मैंने वहाँ पर उन्होंने मेरी काउंसलिंग करी, उन्होंने मुझे कोर्स के बारे में बताया। और क्योंकि बहुत बचपन से ही मुझे थोड़ा सा मेरा वो क्रिएटिव जो एक माइंड रहता है वो हमेशा एक्टिव था ही, और क्योंकि वो इंजीनियरिंग की भीड़ चल रही थी तो शायद वो थोड़ा सा मेरा एक्सप्लोर नहीं हो पाया। सो जब मैंने उसके बारे में जाना तो मुझे लगा कि शायद मैं इंजीनियरिंग में इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊँगी जितना मैं अपनी पसंद की फील्ड में इंटरेस्ट लेके काम कर पाऊँगी। तो उस टाइम क्योंकि सबको इसकी नॉलेज नहीं थी, मेरी फैमिली में भी नॉलेज नहीं थी, मेरे आसपास ऐसा कोई भी नहीं था जो इस बारे में मुझे थोड़ा सा समझा सके कि क्या ये फील्ड है। सो वो मैंने खुद ही अपनी स्टडी से और अपनी सूझबूझ से मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे इंजीनियरिंग स्टूडेंट नहीं बनना है, मुझे कुछ अलग काम करना है और वही काम करना है जो मेरे इंटरेस्ट का काम है। तो मैंने इस फील्ड को तब सिलेक्ट किया और इसके कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। सो उसके बारे में मैंने पढ़ा, उसकी तैयारी करी एंड देन मतलब मेरा एडमिशन हुआ कॉलेज में। सो वो बहुत ही मतलब अभी तक वो एक्सपीरियंस मुझे वर्ड टू वर्ड मतलब अभी तक मैं उसको याद कर पा रही हूँ। 13 साल हो चुके हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि इतनी सारी स्टेशनरी भी होती है। हमें तो मतलब जो स्टेशनरी हम रेगुलर यूज़ करते हैं उससे कई गुना एडवांस स्टेशनरी होती है, उसके लिए अलग अलग तरीके का काम होता है, शीट वर्क होता है। और शुरुआती में वो पेपर पेन पे काम करना, पेंसिल और पेपर पे काम करना पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और सॉफ्टवेयर्स और ये सब चीज़ें हम जब पढ़ते हैं तब हम उसे सीखते हैं। सो वो सब चीज़ें थी। तो इट वाज जैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट नोटबुक लेके जाता है, बुक लेके जाता है, वापस आ जाता है, बात ख़त्म हो जाती है। हमारे केस में ऐसा नहीं था। सो मतलब मुझे ध्यान है, मेरा कम से कम 4-5 किलो का तो मेरा एक बैग हुआ करता था, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा सा बोर्ड था और बहुत सारे ऐसे टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे जो हम हमारी ड्राइंग्स बनाने में काम में लिया करते थे। और ये बिल्कुल भी वैसा नहीं कि हम कॉलेज से वापस आए, हमने 2 घंटे किताब पढ़ी और हमारी पढ़ाई हो गई। हम बहुत देर रात तक भी जग करके, क्योंकि एक शीट बनाने में शायद 4 घंटे लगते थे, क्योंकि तब कंप्यूटर हमें अलाउड नहीं था। सो इस तरीके का एक्सपीरियंस है जो हमने अभी लिया है। आजकल के चेंजिंग जो एजुकेशन स्टाइल है उसमें शायद कंप्यूटर बच्चों को पहले से आता है, वो सॉफ्टवेयर वो पहले से पता है उनको कि ऑटोकैड होता है, मैक्स होता है। सो आजकल के बच्चे थोड़े स्मार्ट हो गए हैं क्योंकि फील्ड का एक्सपोजर बहुत अच्छा हो गया है। सो वी यूज़ टू डू दैट। और ये पढ़ाई हमने जब शुरू करी, बहुत लोगों ने हमें डिस्करेज भी किया कि जिस फील्ड के बारे में आपको पता ही नहीं है, जो अपने शहर में कोई पढ़ ही नहीं रहा है, तो आपको ऐसी फील्ड में क्यों जाना है। सो ऐसे बहुत लोग थे जिन्होंने मुझे रोका कि एक ये नया कॉलेज है, नया कोर्स है, आपको क्यों जाना है। बट मुझे लगा था कि जब मुझे पता है कि ये मेरे पसंद का और मेरे कैलिबर का कोर्स है तो मैं इसको अपने लेवल पर ही पढ़िए, बिकॉज इट्स अ प्रोफेशनल, बहुत ही प्रोफेशनल कोर्स है। ये जो भी कॉलेज में पढ़ाते हैं, जब तक आप सारा एक्सपीरियंस फील्ड पे क्रिएट नहीं कर लेते अपने लिए, आप खुद ही सीखते हो इसमें।
जब आपने एक बात कही कि कोर्स आपने चुना, उस समय कोई नहीं जानता था, हाँ। तो कितनी कठिनाइयाँ आई उस समय? क्योंकि ये जो कोर्स है ये पूरे 5 साल का कोर्स है। हाँ। एक इंजीनियरिंग या किसी अन्य कोर्स की बात करें तो 3 साल 4 साल का कोर्स होता है। केवल आर्किटेक्ट और एमबीबीएस ये बहुत 5 साल के कोर्स होते हैं, बहुत लंबे कोर्स होते हैं। आप इस पूरे जर्नी की बात करें 5 साल की, सबसे पहले क्योंकि जब आपने कॉलेज में पढ़ाई शुरू करी तब आपने एक बात कही कि पहला कॉलेज था उदयपुर में, जब आपने कॉलेज शुरू किया तो उस समय कितनी कठिनाइयाँ आपके सामने आई? जब हमने शुरू किया था तो हमारे कॉलेज में ये फर्स्ट बैच था हमारा 2010 में, और मुझे याद है हम कुछ 20 से 25 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने न्यू एनरोल किया था। ऑफ कोर्स जो क्योंकि हमारे को पता ही नहीं था, हमारे शहर वालों को भी, कि ऐसा भी कोई कोर्स होता है। सो जब हमने शुरू किया था तो ना हमारे पास में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना हमारे पास में उतनी लाइब्रेरी थी, ना कोई सीनियर था कि कोई आपकी मदद कर दे, ना कोई हमारे परिवार में कोई था जो हमारे को इस पे मोटिवेट कर दे। सो ये सब हमारा एक, मुझे लगता है कि जो हमारा बैच है उसमें से भी मैं आपको बता दूं 25 में से लास्ट में जो 5 साल पढ़ के निकले हैं वो 10 ही थे, क्योंकि 15 इस फील्ड से घबरा के, मतलब वो घबराहट ये थी कि जब हम काम करते थे तो हमारी शीट्स फाड़ देते थे हमारी टीचर्स, क्योंकि ये इट्स अ परफेक्शन कोर्स। मतलब अगर आपका पेंसिल और पेपर पे हाथ सही नहीं चल रहा है इसका मतलब वो ड्राइंग अप्रूव नहीं है। सो वो उस टाइम पर, क्योंकि पेन पेपर की वैल्यू, खैर आज भी हमारी फील्ड में पेन पेपर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है कंप्यूटर से, क्योंकि जो भी हम सोचते हैं इमीडिएट इफेक्ट पे हम उसे स्केच करके या ड्रॉ करके क्लाइंट को भी दिखा सकते हैं, खुद के लिए भी समझ सकते हैं। सो दैट इज डिज़ाइन, दैट इज क्रिएशन। सो फर्स्ट क्रिएशन इन द माइंड एंड देन ऑन द पेपर। सो पेपर पेन इस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्किंग टूल है अभी भी। मतलब अभी भी सबकी अपनी अलग प्रैक्टिस होती है, पर आज भी मुझे कंप्यूटर से ज़्यादा पेपर पेन पे काम करना अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल मेथड है, हम अपनी थॉट्स को पेपर पे लेकर के आए। एंड कमिंग बैक टू कॉलेज, हमारे क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे तो हमने खुद से ही अपना रास्ता बनाने की कोशिश करी। मगर अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं दूसरे कॉलेजेस जो हमारे इंडिया लेवल पे जितने भी कॉलेजेस थे, मैं सोशल मीडिया के थ्रू उनसे कनेक्ट करती थी, उनसे नोट्स लेती थी, उनसे प्रेजेंटेशंस लेती थी। मतलब आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। ऐसे बहुत लोग हैं जिनसे मैं मिली भी नहीं हूँ बट उन्होंने मेरी बहुत मदद की। वो लाइब्रेरी जो मैंने अपने लिए क्रिएट की थी वो आगे मैंने अपने जूनियर्स के लिए प्रेजेंट की अपनी लाइब्रेरी में। काइंड ऑफ कि हमारे बैच ने एक लाइब्रेरी क्रिएट करके दी आने वाले बैचेस के लिए। फर्स्ट बैच की बहुत जिम्मेदारी थी, फर्स्ट बैच की टीचर्स की भी बहुत जिम्मेदारी थी कि हमें उस बैच को इतना मजबूत बनाना है कि वो दूसरे बैचेस को इंस्पायर करें, वो खुद मार्केट में जब वो एज अ आर्किटेक्ट अपने आप को प्रेजेंट करें, कॉलेज का नाम भी रिफ्लेक्ट करें, उनके टीचर्स की टीचिंग्स को भी रिफ्लेक्ट करें और एक अच्छा प्रोफेशनल बन के निकले वहाँ से। तो ये सब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जो कुछ हमने खुद सीखी, कुछ हमें टाइम से हम सीख पाए उसको, कुछ हमने तब एक्सपोजर लिया जब हमारे करिकुलम में ट्रेनिंग हुई थी। हमें सबको उदयपुर से बाहर भेजा गया था, तो वहाँ जाके हमने जो दुनियादारी है कि फील्ड का काम कैसे होता है और पेपर पेन का काम कितना अलग होता है, ये हमको समझ में आया। गुड ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने अपनी ट्रेनिंग अहमदाबाद में की थी, तो वहाँ पर मैंने बहुत अच्छा एक्सपोजर किया और यहाँ आकर के वापस मैंने उसको अपनी प्रैक्टिस में लाया। मैं एक चीज़ यहाँ पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने एक बात कही कि फर्स्ट बैच की जो जिम्मेदारी होती है बहुत ज़्यादा होती है। ये बात भी सही है, क्योंकि जो बैच बाद में आएगा वह बैच फर्स्ट बैच को देख के सीखेगा, या उनके द्वारा जो नोट्स तैयार किए गए, जो लाइब्रेरी की जो डिजिटल लाइब्रेरी जो आपने कहा भी हमने तैयार की, ये बातें तो आपने अभी कही। मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा या चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप कॉलेज से निकले उसके बाद फील्ड में आपको कैसा अनुभव रहा शुरुआती दौर में? हालांकि अभी तो आप एक अनुभवी आर्किटेक्ट है, इसलिए उस समय अभी तो आपको बहुत कम परेशानी आती होगी, लेकिन जब शुरुआती दौर की बात करें और खासकर उदयपुर में इसमें मुझे लगता है, जैसा मेरी सोच थी कि अगर मेरे साथ में कोई मेरे परिवार से कोई इस फील्ड का होता तो शायद वो मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट होता, ऐसा मुझे तब लगता था। तो तब बिल्कुल हमें पता ही नहीं था कि अब हमने पढ़ाई कर ली है, अब हमको क्या करना है। मतलब हमको किसी के साथ में प्रैक्टिस करनी है, हमको जॉब करनी है या हमें और पढ़ाई करनी है, ये सब हमें नॉलेज नहीं थी। जो मेरा फर्स्ट स्टेप था कि मैंने शुरुआत एक जॉब से ही करी। जो मेरी आर्किटेक्ट थी वो उदयपुर से बाहर की थी, वो बैंगलोर की थी।
वो बैंगलोर में जो उन्होंने पढ़ाई करी थी या फॉरेन में जो उन्होंने पढ़ाई करी थी, उनके अनुभव से मैंने मेरी जो फर्स्ट जॉब है उससे मैंने अपने आप को उसमें मेरी अपनी जो मैंने पर्सनालिटी क्रिएट करी या मैंने अपना जो प्रोफेशनल एटीट्यूड मेरा डेवलप हुआ वो उनसे डेवलप हुआ। ऑफिस सेटअप क्या होता है ये मुझे वहाँ से पता चला कि मेल्स पे कम्युनिकेशन कैसे होती है, क्योंकि कॉलेज से निकले हुए बच्चे को ये सब नहीं पता होता है कि देयर हैज़ टू बी एन अपॉइंटमेंट लेटर, देयर हैज़ टू बी मेल्स, क्लाइंट से कैसे बात करनी है, ऑफिस में कैसे बिहेव करना है। ये सब चीज़ें उस फर्स्ट जॉब से मुझे ये सब एक्सपीरियंसेस आए। और कंप्यूटर पे काम करना, उसके बाद क्लाइंट से मीटिंग करना और उसके बाद साइट पे जाके उसको समझाना और लेबर से इंटरेक्ट करना और कॉन्ट्रैक्टर से डील करना और अपने बॉस को भी खुश रखना। तो ये सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो फर्स्ट जॉब से सीखने को मिली। और मुझे लगता है जब हम जॉब करते हैं तो हमें हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स पता चलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं एज ए प्रोफेशनल। बिल्कुल। सो वो जॉब से मुझे पता चला कि मैं जॉब करने के लायक नहीं हूँ, मुझे अपना खुद का काम करना है। ऐसा क्यों लगा आपको उस समय, क्या हुआ? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने कोई डिज़ाइन बनाया है या मैंने कुछ सोचा है या मेरा एक तरीका है किसी को कुछ कन्वे करने का, तो बिकॉज देयर इज़ अ बॉस, मेरे ऊपर कोई है, तो वो मेरे डिज़ाइन को सामने नहीं रख करके अपने डिज़ाइन को आगे करेंगे। सो वो जो कंपैरिजन था वो मतलब इट वाज अ वेरी बहुत ट्रिगरिंग था मेरे लिए कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ और मेरे क्रेडिट्स कोई और लेके जा रहा है, मैं सारी मेहनत कर रही हूँ, मैं भाग रही हूँ और क्रेडिट्स मेरे बॉस लेके जा रहे हैं। सो ये बहुत ही उस तरीके का एक आप कह सकते हैं, हो सकता है बचकाना थॉट प्रोसेस हो, बट शायद यही ट्रिगरिंग पॉइंट था कि मुझे लगा कि अगर मुझे मेरा डिज़ाइन करना है तो पूरे प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लेना चाहती हूँ। इसके लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और मैंने सोचा कि अब क्योंकि हम इस फील्ड में आ चुके हैं एंड इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स, तो जैसे जैसे हम धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स करेंगे हम सीखेंगे। सो वो खुद के प्रोजेक्ट से ही क्यों नहीं सीखे, तो ये मेरे थॉट प्रोसेस में था। तो मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो शुरुआत में तब तो छोटे छोटे मतलब एक कमरे से आप कह सकते हैं कि मैंने काम करना शुरू किया था और नाउ आई एम डूइंग प्रोजेक्ट्स, मतलब आप सोचो 100 स्क्वायर फीट से 1 लाख स्क्वायर फीट हो चुका है वो। सो दैट इज़ द एक्सपीरियंस एंड डेवलपमेंट आई हैव डन फॉर माई सेल्फ, जो कि मुझे पता था कि अगर मैं अकेले चलूँगी तो मैं बहुत अच्छा कर पाऊँगी। बिल्कुल। जब आपने अपनी पढ़ाई शुरू करी इस फील्ड के लिए, तब एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आपको आपके परिवार से कितना सपोर्ट मिला, क्योंकि उदयपुर की बात करें पर्टिकुलर, क्योंकि उदयपुर उस समय, आज तो फिर भी एक कहें कि ग्रोइंग सिटी है, स्मार्ट सिटी बन चुकी है, इसलिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन उस समय जब 10 साल पहले की बात करें या 12 साल पहले की बात करें, तब कहीं ना कहीं ये होता था कि आपने जो फील्ड चुना उसमें कितनी परेशानी आएगी, तो घर वालों का कितना सपोर्ट था उस समय? मतलब मुझे लगता है वो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। एंटिल डेट दे आर कंसिस्टेंटली ऑन दैट सपोर्ट। अगर वो मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं करते, परमिट नहीं करते, क्योंकि बहुत ही क्लूलेस था कि इस फील्ड में क्या होता है हमें पता ही नहीं है, पर हमको ये विश्वास है अगर हमारे बच्चे ने डिसीजन लिया है कि वो इस पे जस्टिस कर लेंगे, तो आई थिंक वो ट्रस्ट जो उन्होंने मेरे में तब में रखा था, अगर वो नहीं रखते तो शायद मैं इस फील्ड में नहीं होती। तो आई थिंक वो सबसे बड़ा रोल था, फर्स्ट स्टेप था। एंड सेकंड, अगर मैं खुद पे विश्वास नहीं रखती कि मैं ये फील्ड जस्टिफाई कर सकती हूँ, और देन सेकंड इज़ माई ट्रस्ट इन माई सेल्फ, सो सेकंड स्टेप वॉज दैट। एंड थर्ड इज़ कि कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, आपको चैलेंज से डर नहीं लगना चाहिए, आपको सोल्यूशन फाइंड करना चाहिए। सो दैट इज़ मेरा तरीका है ये लाइफ में डील करने का, हर चीज़ में, कि हम चैलेंज तो आसपास हमारे एवरीथिंग इज़ चैलेंज, हर चीज़ में चैलेंज है, पर हमको फोकस करना है कि हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट कैसे कर रहे हैं, हम उसको रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं। सो हमारा हर चीज़ पे जो रिएक्शन और रिस्पॉन्ड है वो ज़रूरी है। सो अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने पे ध्यान रखना चाहिए। तो आई थिंक सब जने उसको मतलब वो उसको पार कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है बहुत आसान है। हाँ बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि आपके पूरे परिवार से सपोर्ट मिला तभी आप इस स्थिति में आज आ पाई है। पहले उनका सपोर्ट था, उसके बाद आपने अपने खुद के कॉन्फिडेंस को डेवलप किया। इन 10 सालों में उदयपुर की बात करें तो इस फील्ड में उदयपुर में कितना स्कोप आपको देखने को मिला है? जब हमने फर्स्ट शुरू किया था तो हमारे 20 जनों में से सिर्फ शायद 5 लड़कियां थीं,
और फिर जैसे जैसे साल बढ़ते गए अब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फीमेल्स जो हैं वो इस फील्ड में आ रही हैं। सो डेफिनेटली कि अब बिकॉज एक्सपोजर हो गया है हमारे शहर में, बाहर से जो पढ़ के आए थे या जो बाहर से सीख रहे हैं अब वो एक्सपोजर है, तो ऑफकोर्स बहुत ही विमेन ओरिएंटेड है। मतलब स्पेशली इंटीरियर्स की हम बात करें तो बिकॉज हम एक फैमिली से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। सो मेजरली अगर हम एक घर बना रहे हैं या हम कुछ चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, सो हमारा कम्युनिकेशन घर की फीमेल से ज़्यादा होगा। सो वो फीमेल से बहुत कंफर्टेबल रहती है। सो ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है कि जिसके लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं हम उसके डायरेक्ट एसोसिएट हो पाते हैं, वो हमसे बहुत अच्छा रिलेट कर पाते हैं, दे आर वेरी कंफर्टेबल। सो फीमेल्स आर विनिंग इन दिस, क्योंकि इसीलिए ये फील्ड ज़्यादा ट्रेंडिंग है, क्योंकि वो कंफर्ट उन्हें वहाँ मिलता है। देर आर शॉर्ट कमिंग्स ऑल्सो, बट देन आई थिंक ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स यही है कि ऑल द फीमेल्स आर ट्रिगर्ड कि वो क्रिएटिव, अपने जितनी क्रिएटिव फील्ड्स चल रही हैं, नॉट इवन दिस आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइनिंग, फैशन भी है, फोटोग्राफी भी है, डिजिटल मार्केटिंग भी है, हर चीज़ में सो फीमेल्स आर एक्सेलिंग इक्वली। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि एक्सपोजर की आपने बात कही कि फीमेल्स के लिए अब अच्छा सा एक्सपोजर है, लेकिन मेट्रो सिटीज़ में और आज उदयपुर में प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है प्रोजेक्ट संख्या कम हो सकती है, लेकिन काम को लेकर बात करें तो कितना एक्सपोजर मिलेगा काम को लेकर यहाँ पर? एक्सपोजर ये है कि मतलब आप वो एक चैनल है जो आपको अपना क्रिएट करना है। हर जने का प्रोजेक्ट्स को पिच इन करने का तरीका बहुत अलग होता है। किसी के फैमिली में कोई होता है तो उसको तो आगे से आगे रेफरेंसेस भी मिल जाती हैं, आगे से आगे प्रोजेक्ट्स भी होता है। वो एक उनके पास एक सिक्योर चैनल होता है कि वो उनके फादर, ब्रदर, हस्बैंड, रिलेटिव किसी के साथ भी मिल करके इस फील्ड को एक प्रैक्टिस करते हैं। सो वो कह सकते हैं आप थोड़ा सा सिक्योर जोन हो जाता है, क्योंकि ना उन्हें क्लाइंट से डील करनी होती है, ना उन्हें इतना साइट पे इतना अग्रेसिवली रिस्पॉन्स देना पड़ता है। अगर कोई दूर की साइट भी है तो उनके साथ कोई ना कोई ऐसा होता है जो उनसे एक नंबर सीनियर होता है, सो दे गेट दैट काइंड ऑफ सपोर्ट। बट इन माई केस बिकॉज मेरी फैमिली में इस बैकग्राउंड का कोई भी नहीं था, ना ही कोई ऐसा रिलेटिव था जो इस फील्ड में था। सो क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ को चालू किया, तो ये सब जो हमारी फील्ड्स की शॉर्ट कमिंग्स है कि अ फीमेल इज़ देयर, शी इज़ अलोन ऑन साइट, और देर इज़ जो साइट है जो शायद शहर से बहुत दूर है, हम उसे कैसे एक्सेस करेंगे, फिर सही समय पे आपको घर भी पहुंचना है, आपको अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें हैं। देन 90% मोस्टली ये मेल डोमिनेंट फील्ड है, और हमारे मेजरली क्लाइंट्स भी जो हैं वो मेल होते हैं, मेजरली लेबर्स भी हैं वो भी मेल होती हैं। सो दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वी हैव, तो उसमें हमें हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल सिक्योरिटी दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। और मुझे लगता है अगेन इट्स अ प्रॉब्लम विच आई हैव आइडेंटिफाइड, इफ इट इज़ अ प्रॉब्लम, अगर वो है तो इसका सोल्यूशन है कि आप अपना टाइम जो है हम अपना एक डिसेंट टाइम पे हम वो वाली डीलिंग्स करें, उन साइट्स पे जाएं। अगर वो साइट दूर है तो हो सकता है हमारे साथ में हमारा कोई एक गार्जियन हो जो हमारे साथ में वहाँ आ सके, या कोई ड्राइवर हो, या कोई भी ऐसा पर्सन हो जो हमारे साथ सिर्फ साइट पर जाने के लिए हो। अगर हम चाहें तो हम कर सकते हैं, बट बिकॉज अब इसका एक्सपोजर इतना अच्छा हो गया है, लोग भी इस फील्ड को समझने लग गए हैं, सो जो क्लाइंट्स हैं वो भी इतने कोऑपरेटिव हो गए हैं कि वो पहले से ही इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। सो सिक्योरिटी का ध्यान वो रखते हैं, और बाकी हमारे ऊपर है कि हम सुबह जल्दी जाकर शाम को जल्दी वापस आ सकते हैं अगर हमें लगता है कि वो सेफ़ नहीं है। देन थर्ड थिंग जो हम फेस करते हैं इस फील्ड में, वो जो शुरुआती था, जो हमारा एक्सपीरियंस है और जो हमारी सोसाइटी पोजीशन है। अगर मैं बात करूं कि विमेन और मेन वाला, अगर इस फील्ड में अगर ये आपका सवाल है, तो इफ़ इट इज़ अ मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री इट्स ओके। आई सी फीमेल लेबरर्स ऑन साइट, जब वो 10वीं मंजिल पे चढ़ के लेबर का काम कर सकती हैं, वो इस तरीके की डिफ़िकल्ट सिचुएशन में धूप में काम कर सकती हैं, वो बिकॉज इट्स रिस्की। अगर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, बहुत रिस्की होता है उस बिल्डिंग को एक्सेस करना। अगर वो काम कर सकती है तो हम तो डेफिनेटली काम कर सकते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ में उनसे एक नंबर बेटर होंगे, एंड वी कैन ऑलवेज टेक दैट सिक्योरिटी। और सेकेंड होता है पैसों में कम आंकना, जो कि शुरुआत में ऐसा मुझे लगा कि अगर मेरी जगह कोई मेल आर्किटेक्ट होता तो शायद उसकी फ़ीस इतनी नेगोशिएट नहीं होती, उनकी फ़ीस में कोई कटौती नहीं करते वो। और देन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि
अगर आप अच्छा काम करो तो आपकी एक्सपीरियंस, आपकी वे ऑफ वर्किंग वो लास्ट में प्रूव करेगी कि आपकी फीस जस्टिफाई होती है कि नहीं. बिल्कुल. सो इट इज़ नॉट मेल फीमेल नाउ. अगर आपको काम आता है, अब अगर आप अच्छे से उस चीज़ को डिलीवर कर सकते हो तो देर इज़ नो मेल फीमेल. सब हर जना अच्छा अपना परफॉर्मेंस देना चाहता है. दे वॉन्ट टू मेक इट वर्थ. वो जो क्लाइंट के लिए हम काम कर रहे हैं उससे वो सेटिस्फाई है, हम अपने काम से सेटिस्फाई हैं, तो आपकी फ़ीस में कभी कोई आपको कम नहीं आकेगा अगर आप अपना काम अच्छे से कर रहे हो. सो ये जो फैक्टर जो शुरुआत में लगता था, बिकॉज हमें पता नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, ये सीखने पे ही मुझे पता चला कि अच्छा काम करेंगे, हम अच्छे से अपना जस्टिफाई करेंगे, डिसिप्लिन से काम होगा, हर चीज़ टाइमलाइन से चलेगी, तो मुझे नहीं लगता कोई भी आपके पैसे रोकेगा या पैसों को आपको कम आकेगा. सो पैसों से कम आकता है. एंड थर्ड चीज़, मेल ईगो इन द सेंस कि दे डोंट वांट सजेशंस फ्रॉम फीमेल्स. ये एक प्रॉब्लम थी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि अगर मैं बात कर रही हूँ और मेरे साथ में कोई एक कॉन्ट्रैक्टर है या कोई पर्सन है जो साइट देख रहे हैं, वो कभी भी खुश नहीं होंगे कि मैडम ये कह के गई हैं ये करना है. तो ये एक्सपीरियंस मेरे साथ में था. तो मुझे लगता था कि मैंने भी तो यही कहा था, पर इन्होंने उसको थोड़ा सा अलग तरीके से कहा और वो बात ओके हो गई. बट आई सेड द सेम थिंग. सो ये फ़र्क बहुत था. और मुझे ऐसा लगता है, मुझे मतलब बहुत खुशी भी होती है कि अब ऐसा होता है कि अगर मैंने कहा है तो मेरे पास में कोई पलट के जवाब नहीं आता. बिल्कुल. सो ये स्पेस मैंने अपने आप के लिए क्रिएट की है कि व्हेन आई गिव एन ओपिनियन, वो उसकी इक्वल रिस्पेक्ट है और वो साइट पर एग्जीक्यूट भी हो रहा है. सो मुझे लगता है कि वो जो गैप है वो एक्सपीरियंस का गैप है, वो इक्वालिटी का गैप हमारे दिमाग में है. सो अगर हम अच्छे से काम कर रहे हैं और हम एक्सपीरियंस अच्छा कर रहे हैं और अच्छे से अपना जस्टिफाई कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी इक्वालिटी अनइक्वालिटी वाला प्रॉब्लम है. बिल्कुल. आज अपने शहर की बात करें तो एक आम व्यक्ति ये सोचता है कि हम किसी आर्किटेक्ट को हायर करेंगे तो हमें बहुत महंगा पड़ेगा. ये एक आम व्यक्ति अभी भी धारणा है, जो मतलब यूँ कहें कि ठीक है, एक बजट से ऊपर कोई अपना मकान बनाता है तो वो जरूर हायर करता है, लेकिन जो मतलब लो बजट में बनाता है, इस बारे में आपका क्या सोचना है? क्योंकि आज भी जो लोगों की धारणा बनी वो इस तरह की बनी हुई है. मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा लगता है कि अब क्योंकि एवरीबडी इज़ एजुकेटेड, सबको इस फील्ड के बारे में पता है और सबको हमारे प्रोफेशन के बारे में पता है, तो उनको हमारी प्रोफेशन की खूबियों के बारे में भी पता है. सो अगर वो एक आर्किटेक्ट हायर कर रहे हैं तो वो पैसे, वो ज़बरदस्ती का खर्चा नहीं है, वो नाजायज़ नहीं है खर्च, वो खर्चा नाजायज़ नहीं है, वो उनकी एक तरीके से सेविंग है. कैसे है? समय की बचत है. कुछ चीज़ों में अगर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो हम उनके लिए वो पिक्चर, हम उनको एक सही रास्ता बता पाते हैं कि आप ये करिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा. सो दैट एक्सपर्टीज़ दैट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज़ वी कैन गिव. सो जो एक्सपर्टीज़ हम देते हैं हमारे इतनी पढ़ाई करके और इतना फील्ड में एक्सपीरियंस लेने के बाद में, वो एक्सपर्टीज़ की वैल्यू है जो कि उनका समय बचाती है, वो उनका पैसा भी बचाती है और वो साइट पर वेस्टेज बचाती है. वो कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हैं क्योंकि हम पहले से ही सब चीज़ें निश्चित करके काम को शुरू करते हैं. सो उससे समय बहुत बच जाता है कि हम क्या करें. सो वो जो कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन कभी नहीं होता. सो जो हम एज अ कंसल्टेंट, जो हम सर्विस दे रहे हैं हमारे क्लाइंट को, सो इट्स अ ट्राइंगल बिटवीन आर्किटेक्ट, क्लाइंट और जो उनका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर. सो वो जो ब्रिज है उनके लिए, जो उनके लिए काम भी आसान कर देते हैं. अगर उनको इस फील्ड का नॉलेज नहीं है तो हम एक्सपर्ट वहाँ पर हैं उनको गाइड करने के लिए कि आपके प्रोजेक्ट के लिए क्या बेस्ट रहेगा. हम लोग अभी बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर. इस मौके पर आप क्या संदेश देना चाहेंगी महिलाओं को? मुझे जो लगता है कि जो एक महिला है वो किसी भी चीज़, दुनिया में किसी भी चीज़ के लिए फर्स्ट न्यूक्लियस है, बिकॉज वी क्रिएट थिंग्स. सो वी आर द डिज़ाइनर ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, इज़ व्हाट आई थिंक. सो जब एक यूनिट से शुरू करते हैं हम, सो व्हेन अ वुमेन इज़ गुड लाइक mentally, physically, emotionally, she's fit, everything around her is fit, so it's a circle. So पहला तो ये, we have so many roles, मतलब we are daughters, we are wives, we are relatives, we are everything. मतलब हमारे से सब चीज़ें निकल के आ रही हैं. So अगर if we are fit, if we are doing good
एवरीथिंग अराउंड अस इज गुड. सो फर्स्ट इज दिस, एंड सेकेंड जो मुझे लगता है एनी फीमेल हु इज़ वर्किंग और मे बी नॉट वर्किंग, 3 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है सबको सीखनी चाहिए टाइम के साथ में. वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, बहुत ज़रूरी है. अगर आप ही अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे तो दूसरे लोग भी आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे. सो फर्स्ट इज़ दैट. सेकेंड, सेल्फ रिलायबल, मतलब आपको खुद के ऊपर जो ट्रस्ट रखना है और खुद के ऊपर आप कैसे अपनी लाइफ को चलाएंगे. अगर आप वहाँ मजबूत हैं तो तब भी आप कुछ भी कर सकते हैं. अगर आप प्रोफेशनल नहीं भी हैं तो भी कोई बात नहीं. इवन इफ़ यू आर अ नॉन वर्किंग पर्सन, स्टिल आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंट होना चाहिए. एंड थर्ड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट. सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जहाँ भी आपको लगे कि आपकी रिस्पेक्ट में कमी है, मुझे लगता है हमें वहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए. क्योंकि अगर आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो ना आप वहाँ पर अच्छा काम कर पाएंगे, ना आप यू विल नॉट बी एट पीस. तो मुझे लगता है कि ये बहुत 3 फैक्टर्स बहुत ज़रूरी है फॉर एवरी फीमेल, मतलब चाहे वो काम कर रही है चाहे वो नहीं कर रही है. एंड फोर्थ थिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, वो मुझे लगता है विमेन एम्पावरमेंट टॉपिक इज़ रॉन्ग. क्योंकि अगर विमेन एम्पावरमेंट की हमको ज़रूरत होती तो अभी ये इंटरव्यू नहीं हो रहा होता. सो विमेन इज़ ऑलरेडी एम्पावर्ड, देयर इज़ नो नीड, क्योंकि वी आर द न्यूक्लियस अगेन. सो मुझे लगता है कि ये चीज़ दिमाग में नहीं होनी चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ और मैं घर पे बैठी हूँ. आप घर पे हो, आपके आगे दुनिया चल रही है पूरी. सो कोई कम नहीं है. और अगर मुझे ऐसा लगता है कि एवरीबडी शुड बी मोटिवेटेड, चाहे वो कुछ भी नहीं कर रहा है बट वो पॉजिटिव रहना और मोटिवेशन में रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी. तो ये थी हमारे साथ सोमाइल लुथरा, जिन्होंने अपने जीवन के सफ़र के साथ साथ उस समय जो कठिनाइयाँ या जो परेशानियाँ आई उनको हमारे साथ साझा किया. साथ ही यह भी बताया कि महिलाओं को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि महिला अपने आप में एक शक्ति के रूप में काम कर सकती है. बस केवल कुछ अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा करने की जरूरत है और कुछ ऐसी चीज़ें जो अगर सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी अगर वो खुद ध्यान रखेगी तो अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकती है. ऐसे ही यूँ कहें कि ऐसी ही सक्सेस वुमेन के साथ फिर बात करेंगे. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत. नमस्कार.